या पटेल प्रहलाद भी। इस बुलेटिन में बात होगी ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन की, फीके पड़े मोदी के जन्मदिन के जश्न की, देखेंगे क्यों एक बार फिर गडकरी के निशाने पर आए मोदी, बिहार में एनडीए सरकार पर तेजस्वी के हमले को, जानेंगे दिल्ली टकराव को लेकर पुलिस की जांच की खुली पोल को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आप संयोजक केजरीवाल को बंगला मिलने में देरी पर केंद्र को मिली फटकार, दिल्ली हाईकोर्ट बोला किसे घर मिलेगा सरकार चुन चुनकर तय नहीं कर सकती। माओवादियों ने छत्तीसगढ़ सरकार को कथित तौर पर लिखी चिट्ठी, बोले हम सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार, चिट्ठी की प्रामाणिकता की जांच करेगी सरकार। मध्य प्रदेश के धार पहुंचे पीएम मोदी, स्वदेशी चीजों को खरीदने पर दिया जोर, बोले हर दुकान पर लगाएं स्वदेशी का बोर्ड। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 313 अंकों की बढ़त के साथ 82,692 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 91 अंकों की बढ़त के साथ 25,330 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एसआईआर पर मुश्किल में फंसे चुनाव आयोग ने अब इसे पूरे देश में कराने की तैयारी कर ली। चुनाव आयोग ने इसके लिए नियम और शर्तें तय कर ली हैं। इसके साथ ही ईवीएम में भी बदलाव की बात कही है। तो क्या है एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी और ईवीएम में हो रहे हैं क्या बदलाव, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही ईवीएम में बड़े बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। ईवीएम पर अब उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ उनका कलर फोटो भी लगाया जाएगा। आयोग का कहना है कि हम नाम वाले उम्मीदवारों की वजह से अक्सर मतदाताओं को कंफ्यूजन होता है। इसके समाधान के लिए अब ईवीएम पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की रंगीन तस्वीर भी लगाई जाएगी। उम्मीदवारों का चेहरा फोटो स्पेस के 3/4 हिस्से में होगा, जिससे उनकी शक्ल बेहतर तरीके से दिखाई दे और मतदाता अपने पसंदीदा कैंडिडेट की सही से पहचान कर उसे वोट कर सकेंगे। इसके अलावा सभी कैंडिडेट और नोटा के क्रमांक को भी ईवीएम पर गहरे फॉन्ट में छापा जाएगा। इसका फॉन्ट साइज 30 होगा। साथ ही सभी उम्मीदवारों के नाम और नोटा को एक ही फॉन्ट और फॉन्ट साइज में प्रिंट किया जाएगा, जिससे मतदाताओं को उन्हें पढ़ने में आसानी हो। विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग गुलाबी रंग का बैलेट पेपर इस्तेमाल करेगा। इन सभी बदलावों की शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव के साथ हो रही है। इसके अलावा एसआईआर को लेकर भी चुनाव आयोग ने तस्वीर साफ कर दी है। चुनाव आयोग अब पूरे देश में एसआईआर करा रहा है। देश भर में एसआईआर के लिए 2002 से 2004 को कट ऑफ डेट माना जाएगा, यानी जिन लोगों के नाम 2002 से 2004 तक की वोटिंग लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें सिर्फ गणना प्रपत्र भरना होगा, ज्यादा दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जिनके नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल किए गए हैं या नए मतदाता हैं, उन्हें वोटिंग लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से जो दस्तावेजों की सूची जारी की जाएगी, उसमें से किसी एक को देना होगा। इस बीच खबर आ रही है कि चुनाव आयोग जल्द ही देशव्यापी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू करने की तारीख तय करेगा। राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों से कहा गया है कि वो अपने राज्यों की वोटर लिस्ट तैयार रखें। ये वोटर लिस्ट पिछली बार एसआईआर के बाद छपी थी। कुछ राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने तो अपनी वेबसाइट पर पिछली एसआईआर के बाद वाली मतदाता सूची डाल भी दी है। इस बार चुनाव आयोग की तरफ से एक नए घोषणा पत्र की भी व्यवस्था की गई है। ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार वोटर बनना चाहते हैं या जो दूसरे राज्य से आकर यहाँ रहने लगे हैं। उन्हें ये अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि उनका जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ था। उन्हें अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान का कोई कागज भी देना होगा। घोषणा पत्र में एक और विकल्प दिया गया है। अगर किसी का जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो, तो उन्हें अपने माता पिता की जन्म तिथि या जन्म स्थान के दस्तावेज जमा करने होंगे। ईवीएम में होने वाले बदलावों को देखकर कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। उधर पीएम मोदी के जन्मदिन का जश्न भी फीका पड़ता दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी और उनके समर्थक पीएम को बधाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट की भरमार हो गई है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बेरोजगारी दिवस भी ट्रेंड कर रहा है। इस दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस मौके पर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट में। Have you ever wanted to see your home from? नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन था। देश और दुनिया भर के कई नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी को खुश करने के लिए बीजेपी आईटी सेल की तरफ से #हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी को ट्रेंड कराने की भी कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी की कोशिश पर युवाओं का गुस्सा भारी पड़ गया और सोशल मीडिया पर बेरोजगारी दिवस ने हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी को पीछे छोड़ दिया। पीएम मोदी के जन्मदिन को हर साल बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका कारण है कि 2014 में केंद्र की सत्ता में आने से पहले नरेंद्र मोदी जनता से वादा कर रहे थे कि अगर वो पीएम बने तो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया करवाएंगे। लेकिन देश में बेरोजगारों की सबसे बड़ी फौज मोदी शासन काल में ही देखने को मिली है।
हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस सोशल मीडिया पर कोई सियासी दल ट्रेंड नहीं कराता, बल्कि सरकार की नीतियों से पीड़ित लोगों की तरफ से किए जा रहे पोस्ट के चलते ये अपने आप ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है, जिससे मोदी के जन्मदिन का जश्न बिल्कुल फीका पड़ जाता है। ऐसा ही इस बार भी हुआ। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि मित्रों, मैंने गरीबी देखी है और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू बाल दिवस, चौधरी चरण सिंह किसान दिवस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समानता दिवस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा दिवस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम छात्र दिवस, नरेंद्र मोदी बेरोजगार दिवस अपने अपने कर्मों का फल है। एक और ट्वीट में लिखा गया कि हमें तो सरसों के तेल ने लूटा, पेट्रोल डीजल में कहां दम था, मेरा पकौड़ा कच्चा रह गया क्योंकि कढ़ाई में तेल कम था। हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। एक तरफ युवा पीएम मोदी से सवाल तो पूछ ही रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री मोदी की बेरोजगारी से गहरी रिश्तेदारी पर सवाल उठा दिए। वहीं झारखंड यूथ कांग्रेस ने भी पीएम के बर्थडे पर लिखा कि मोदी जी के जन्मदिन पर साल बदला लेकिन बेरोजगारी का हाल नहीं। हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। इसी तरह तमाम पोस्ट राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के साथ सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। बेरोजगारी दिवस वाले ट्रेंडिंग हैशटैग के आगे मोदी के जन्मदिन का जश्न फीका पड़ चुका है। मोदी सरकार पर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है तो नाराजगी पार्टी के अंदर भी दिख रही है। मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया है। गडकरी पहले भी अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं और एक बार फिर गडकरी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि खुद को पिछड़ा बताना राजनीतिक स्वार्थ है। तो क्यों गडकरी के निशाने पर आए मोदी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी सार्वजनिक मंच से कई बार खुद को पिछड़ा बता चुके हैं। जब भी उनके ऊपर सियासी आरोप लगते हैं तो पीएम मोदी खुद को पिछड़ा बताने लगते हैं। और अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया है। गडकरी ने पीएम मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो कुछ कहा है उससे साफ है कि निशाने पर कहीं न कहीं पीएम मोदी ही है। गडकरी ने समाज में बढ़ते विभाजन पर चिंता जताई। उन्होंने एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि आज पिछड़ापन एक राजनीतिक स्वार्थ बनता जा रहा है। हर कोई कह रहा है कि मैं पिछड़ा हूँ। जाति और भाषा के नाम पर समाज को बांटने की कोशिशें की जा रही हैं। देश तभी प्रगति करेगा और मजबूत बनेगा जब लोग एकजुट रहेंगे। गडकरी ने लोगों से अपील की कि वे जाति भाषा के नाम पर होने वाली राजनीति से दूर रहे और देश की एकता और विकास के लिए मिलकर काम करें। गडकरी का ये बयान पीएम मोदी के लिए ही माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह पीएम मोदी खुद को लेकर दावे करते हैं, वो खुद को चाय वाला तो बताते हैं ही, साथ ही खुद को पिछड़ा बताते हुए ओबीसी होने की बात कहते हैं। ऐसे में अब गडकरी का ये कहना कि ऐसे बयान राजनीतिक स्वार्थ को दर्शाते हैं, ये पीएम मोदी को आईना दिखाने वाला माना जा रहा है। और गडकरी यही नहीं रुके, उन्होंने समाज को बांटने का मुद्दा जो उठाया है, बीजेपी पर तो हमेशा से ही बांटने की राजनीति के आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में क्या उनके निशाने पर बीजेपी है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल बीते कुछ वक्त से इथेनॉल मामले को लेकर गडकरी सवालों के घेरे में है और इसे लेकर जिस तरह के बयान उन्होंने दिए उसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या उनके खिलाफ केंद्र की तरफ से कोई साजिश की जा रही है। और अब उनका ये बयान बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाने के रूप में देखा जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी में अंदरूनी टकराव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पीएम मोदी गडकरी के निशाने पर आ गए तो हमला तेजस्वी यादव ने भी बोला है एनडीए सरकार पर। आरजेडी नेता तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा में दूसरे दिन भी भारी भीड़ जुटी। इस दौरान तेजस्वी ने लोगों से तमाम वादे किए, वहीं एनडीए सरकार की खामियां भी उजागर की। तेजस्वी ने बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। तो क्या कुछ रहा यात्रा के दूसरे दिन का घटनाक्रम, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा जारी है। यात्रा के दूसरे दिन तेजस्वी ने मोकामा के रास्ते बेगूसराय पहुंचने से पहले बख्तियारपुर और बाढ़ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए का मतलब नहीं दिया अधिकार है। पिछले 20 सालों में सरकार ने बिहारियों को नौकरी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं का अधिकार नहीं दिया। अब जनता जाग चुकी है और सत्ता परिवर्तन करके अपना अधिकार वापस मांग रही है। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार की पूरी जनता मौजूदा सरकार से आक्रोशित है, क्योंकि हर तरफ भ्रष्टाचार, घूसखोरी और अपराध बढ़ा है। उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और पढ़ाई दवाई का हाल भी बुरा है। लोग गरीबी और महंगाई से परेशान हैं। लोग कह रहे हैं सिंहासन खाली करो, जनता आती है। सरकार से परेशान हो गई है। गली मोहल्ले कहीं थाना ब्लॉक चले जाए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। पढ़ाई दवाई जो है पूरी तरीके से चौपट हो गया इस राज्य में। कोई भी जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अपराधी बेलगाम हो रखे हैं, अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं। बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। लोग जो है आप देखिएगा गरीबी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। और 20 साल ये पुरानी खटारा सरकार से बिहार की जनता में बदला लेगी
और ये देखिए सड़कों का आलम देखिए, लोग कह रहे हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आप तेजस्वी ने बाढ़ के अथमल गोला में जनता से वादा करते हुए कहा कि हमारा बाल अभी पका नहीं है, हम मोदी जी की तरह 75-76 साल के नहीं हैं। एक बार मौका दीजिए, फिर देखिए कि तेजस्वी कैसे बेरोजगारी को खत्म करता है। तेजस्वी ने इस दौरान चुनाव में एनडीए की हार तय होने का दावा किया और कहा कि उनकी पार्टी जनता को रोजगार देने पर काम करेगी। तेजस्वी के इस हमले से राज्य में एनडीए सरकार की नींद उड़ गई है। तेजस्वी के बयानों ने एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो मुश्किलें चिराग भी बढ़ाते नजर आ रहे हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है और इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने ऐसा बयान दे दिया है जिसे एनडीए के लिए बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसा क्या बोले हैं चिराग पासवान जिससे एनडीए में मच सकती है खलबली? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। 15 दिनों में चुनावों का ऐलान हो सकता है, लेकिन चुनाव से पहले सीट बंटवारा एनडीए की चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया है। इसे लेकर लगातार बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीटों को लेकर रार ठनी हुई है। वहीं इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने जो बयान दिया है वो एनडीए में इस वक्त हलचल पैदा कर रहा है। चिराग पासवान ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि जैसे सब्जी में नमक होता है वैसे ही मैं भी हूँ। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरी पार्टी का हर सीट पर 20,000 से 25,000 वोटों पर प्रभाव है। चिराग पासवान के इस बयान के गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। उनके इस बयान में एनडीए के लिए एक बड़ा मैसेज छिपा हुआ है। चिराग पासवान के इस बयान से यह साफ माना जा रहा है कि वो एनडीए और सूबे की सत्ता में अपनी अहमियत बता रहे हैं। उनके इस बयान को सीट बंटवारे से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बयान के जरिए चिराग सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के आला कमानों पर दबाव बना रहे हैं। साथ ही ऐसे कयास हैं कि चिराग ने बेशक साफ लहजे में नहीं, लेकिन इशारों में यह जरूर कह दिया है कि सीट शेयरिंग पर अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो बिहार चुनाव में एनडीए का खेल भी बिगाड़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चिराग 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें 20 से ज्यादा सीट देने पर राजी नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद को नमक बताकर ये संदेश दे रहे हैं कि उनकी जरूरत महागठबंधन को भी है। अगर एनडीए ने हक नहीं दिया तो वो पलटी भी मार सकते हैं। एनडीए में टकराव के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। गठबंधन के सहयोगी ही आंख दिखा रहे हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से भी लगातार चुनौतियां मिल रही हैं और इस बीच अखिलेश यादव ने योगी सरकार को सीधी चुनौती ही दे दी है। उन्होंने बुलडोजर एक्शन से लेकर वोटिंग में फर्जीवाड़े और एसआईआर तक तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा है, साथ ही बड़ी मांग भी की है। तो क्या कहा है अखिलेश यादव ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर कराने की तैयारी में है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य सबसे पहले उसकी सूची में हैं, क्योंकि जल्दी ही इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन जिस तरह के खुलासे विपक्षी दलों की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं और जो आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, ऐसे में उसके लिए ये प्रक्रिया पूरी करना मुश्किल दिख रहा है। अब सपा सांसद अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरते हुए कहा कि पार्टी ने प्रशासन का साथ लेकर चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना दिया है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव वाले दिन बीजेपी फर्जी आधार कार्ड बनाती है और उसके बाद वोट डलवाती है। एसआईआर जो होने जा रहा है एक तरह से नई वोटर लिस्ट बन रही है। अगर आज हम सवाल उठाते हैं तो सरकार यही कहेगी कि एसआईआर इसलिए कर रहे हैं। अखिलेश ने चुनाव आयोग से 2003 की वोटर लिस्ट मांगी है, जिसके आधार पर वो एसआईआर करने जा रहे हैं। यानी यूपी में तो अभी ये प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई, लेकिन इस पर सवाल पहले से ही उठने लगे हैं। सपा सांसद ने आगे कहा कि बीजेपी के लोग झूठे हैं, ये सरकार रोजगार नहीं दे पा रही और जिन पर रोजगार है उन्हें टीटी में फंसा दे रही है। जीरो टॉलरेंस का इनका नारा जीरो हो चुका है। उन्होंने योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन का भी जिक्र किया और ललकारते हुए कहा कि आज ये लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बुलडोजर लेकर जा रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि अखिलेश दुबे की किसी फर्जी बिल्डिंग पर भी बुलडोजर चला दे। गौरतलब है कि अखिलेश दुबे पर सत्ता के संरक्षण में कई जमीनें हड़पने के आरोप लगे हैं। अखिलेश ने बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आपने बहुत लोगों के घर गिराए हैं। ये कमजोर को डराते हैं, लेकिन जब कमजोर को मौका मिलेगा तो इनका इलाज भी होगा। अखिलेश के तेवर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोटिंग में फर्जीवाड़े को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो सवालों में दिल्ली पुलिस की जांच भी आ गई है।
दिल्ली सांप्रदायिक टकराव को 5 साल हो चुके हैं। 2020 से चल रही इस मामले की जांच को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की हालिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है। अदालतों ने पुलिस की जांच में मनगढ़ंत सबूत और काल्पनिक गवाह जैसी चीजें पाई हैं, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। 2020 के दिल्ली सांप्रदायिक टकराव से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस की जांच सवालों के घेरे में है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल 97 मामलों में से 93 में अदालतें आरोपियों को बरी कर चुकी हैं और इन 93 बरी मामलों में से कम 17 में अदालतों ने पुलिस जांच पर कड़ी टिप्पणियां की हैं। इससे साफ पता चलता है कि हर 5 में से 1 मामले की जांच में गंभीर खामी पाई गई। अदालती आदेशों में बार बार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। जजों ने मनगढ़ंत सबूत, काल्पनिक गवाह और पुलिस के लिखवाए गए बयानों जैसी गड़बड़ियों को उजागर किया। एक मामले में तो अदालत ने यहां तक कहा कि आरोपी के खिलाफ केवल ये दिखाने के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था कि मामला सुलझ गया है। जजों ने जांच अधिकारियों को भी कड़ी फटकार लगाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने एक मामले में कहा कि जांच अधिकारी ने सबूतों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिससे आरोपियों के अधिकारों का गंभीर हनन हुआ। ऐसे मामलों से लोगों का कानून के शासन में विश्वास कम होता है। निर्देश पर लिखी गई शिकायतें, आर्टिफिशियल दावा और संदेह से घिरी पहचान जैसी टिप्पणियां बताती हैं कि जांच की प्रक्रिया में कई बड़ी गड़बड़ियां थीं। जिन 17 मामलों में अदालतों ने मनगढ़ंत सबूतों के आधार पर बरी किया, वो सभी उत्तर पूर्वी दिल्ली के थानों में दर्ज किए गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी 2020 में हुए इन दंगों में 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा घायल हुए थे। ऐसे में अदालतों की तरफ से लगातार पुलिस जांच पर सवाल उठाना कई सवाल खड़े करता है। हाल ही में इस मामले के आरोपियों शर्जील इमाम और उमर खालिद ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इन पर यूएपीए लगा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या ये खामियां सिर्फ पुलिस की लापरवाही का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? जवाब तो वक्त आने पर ही मिल पाएगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बच्चों में पहले एक चलन हुआ करता था कि किसी बच्चे की अगर बर्थडे होती थी तो उसके दोस्त जो होते थे उनको रिटर्न गिफ्ट दिया जाता था। शायद वो अभी भी होता है, लेकिन क्या बड़ों में भी ऐसा होता है कि बड़ों को जब किसी बड़े की बर्थडे हो तो उसको बच्चा बना के दूसरे को रिटर्न गिफ्ट दे दी जाए? जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास मित्र गौतम अडानी को बिहार में सिर्फ 1 रुपए में 1020 एकड़ जमीन 1 साल के लिए लीज पर दे दी गई, जो कि किसानों की कही जाती है। सिर्फ 1 रुपए में। इसको क्या कहेंगे आप? इसको तो बर्थडे गिफ्ट ही कहा जाता है। बड़े दिल वाले का बड़ा गिफ्ट।